स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा संपन्न होने वाली है, उस संदर्भ में जो पेपर कंडक्ट हुए हैं उसके सॉल्व हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उस श्रृंखला में हमने आपको 2008, 2012, 2013 के सामान्य अध्ययन के भाग को उपलब्ध कराया था। उसी श्रृंखला में मैं उपस्थित हूँ आज आपके पास, आपके साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा प्रवक्ता परीक्षा के 2015 के प्रश्न पत्र के साथ। एक बात मैं पुनः आपको बता दूं कि विगत कुछ दिनों में व्यस्तताओं की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मेरी सक्रियता कई जगहों पे होने की वजह से मैं यूट्यूब पर कम सक्रिय हो पाता हूं। मेंबर्स जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो हमारे साथ जीडीसी ज्वाइन किए हुए हैं, उनको मटेरियल प्रोवाइड कराना, उनको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराना, वो सारी चीज़ें भी प्रायोरिटी में होती हैं। और जब भी समय मिलता है मैं यूट्यूब पे भी आ पाता हूँ। बीच में जो साक्षात्कार की प्रिपरेशन चल रही थी, यद्यपि आचार संहिता के बाद उसमें थोड़ी सी कमी आई है, थोड़ी सी स्थिरता आई है, लेकिन और जो लोग 65 प्लस हैं, जो 70 प्लस हैं, वे लगे हुए हैं। बहरहाल शुरुआत करते हैं इस प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन आयोजित हुआ। वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड। दोस्तों, यह जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था, जो प्रथम बार हुआ था, वह पटना में हुआ था 1934 में। जैसा कि आपको बता दें, जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, ये सब कुछ ऐसे नाम हैं जो समाजवादी सम्मेलन के प्रमुख प्रारंभकर्ताओं में से थे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे जो आयोग ने चयनित किया था उस समय 2015 में, जो प्रश्न पत्र मुझे उपलब्ध हो पाए हैं, उसमें कुछ त्रुटियाँ थीं, उसको सुधारने का प्रयास किया। बड़ी ही मुश्किल से वो प्रश्न पत्र मुझे मिल पाया। उसमें कई जगह प्रश्नों का बदलाव भी सिमिलर वे में करना पड़ा, कई जगह फेरबदल करने पड़े। उसको आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास उसकी ओरिजिनल कॉपी होगी तो आप बताइएगा। बहुत सारे प्रश्नों को सही करके यहाँ पर मैंने आपके लिए पैटर्नों को जानने के लिए प्रस्तुत किया है। दूसरा प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सा किला अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्मित किया है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन में नहीं पड़ता, आप जानते हैं, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहला किला बनाया था वह 1640 में बनाया था, सेंट जॉर्ज। 1640-1644 के बीच में सेंट जॉर्ज इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रेडिशनल प्रश्न है। जब भी बोगज कोई का नाम आता है, आपके जहन में वो भारतीय संस्कृति याद आ जाती है, जो प्राचीन समय से हमारे लिए धरोहर के रूप में रही। जो बड़े ही आश्चर्य का विषय है, एशिया माइनर में बोगज कोई, जो सीरिया एशिया माइनर में मध्य एशिया में स्थित एक जगह, ऐतिहासिक स्थल, जहाँ के पुरातत्व संबंधी जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसमें हमारी वैदिक युग के, जो ऋग्वैदिक काल के इंद्र, प्रजापत्य, जो देवता रहे हैं, वरुण, उन संदर्भों में जो बातें हुई हैं, वहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किस वैदिक देवता का उल्लेख बोगज कोई उल्लेख में सर्वप्रथम हुआ है। तो वह जो मुझे प्रतीत हो रहा है, इंद्र इसका सही जवाब होना चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि भारतीय इतिहास से है, संगमकालीन संस्कृति से है, जो दक्षिण भारतीय इतिहास की एक परंपराओं में से है और लिटरेरी परंपराओं में से है। और यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तमिल परंपरा के अनुसार प्रथम संगम से संबंधित है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट संगम अकॉर्डिंग टू तमिल ट्रेडिशन। दोस्तों, जो चार ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, चारों जो ग्रंथ हैं वे चारों संबंधित हैं संगम परंपरा से ही, जो कि 3 संगम परंपरा की बात की जाती है। तोलकप्पियम जो प्रमुख रूप से रहा है, मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न के अनुसार तोलकप्पियम सही जवाब नहीं है। तोलकप्पियम जो है वह द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है जो बचा हुआ है, जबकि इसका जो प्रश्न है वह पूछ रहा है कि प्रथम संगम, तो इसमें जो अकत्यम है, अकत्यम बी जो ऑप्शन है वह सही जवाब है। जो यद्यपि मैं आपको बता दूं
पत्तू, यह जो चौथा आप ऑप्शन देख रहे हैं डी, यह द्वितीय संगम से संबंधित, यह और तोल्काप्पियम द्वितीय संगम संबंधित, अकत्यम प्रथम संगम संबंधित, और जो शिल्पदिकारम है, शिल्पादिकारम जो यहाँ पर मेंशन्ड है उसके बारे में बता दूं कि यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिसका शाब्दिक अर्थ नूपुर की कहानी होती है और यह भी तृतीय संगम से ही संबंधित है। बढ़ेंगे हम पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हो, यह एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से है। यदि दो संख्याओं के योग और अंतर का अनुपात 17:13 है तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसमें हम x और y अगर मानते हैं तो x प्लस इसके जो इस सवाल का जो कैलकुलेशन है मैं आपको इसके लेयर वाइज इसको कर दूंगा। बहरहाल आप इसको देखें, इसका ऑप्शन को देखें तो x प्लस वाई अगर आप इसको मानते हैं तो x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई और उसको इक्वल टू के रूप में आप लेते हैं तो 17:13 होगा। और अगर रेशियो ऑफ नंबर s कैन बी कैलकुलेटेड बाई x प्लस वाई इक्वल टू 17, x माइनस वाई इक्वल टू 13, देन x 15 और y 2 होगा। इसे आप आराम से लीनियर इक्वेशन के माध्यम से भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो रेशियो होगा वह 15:2 होगा, यानी सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज इन लिक्विड इज 16% एंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज इन अनदर लिक्विड इज 26%. अ बकेट contained 5 parts of the first liquid, 7 parts of the second liquid is mixed, then what will be the percentage of milk in the new mixture. दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह मैं आपको बता दूं कि यह इसको कैलकुलेट जब आप करते हो, पहले लिक्विड में मिल्क का जो परसेंटेज है वह 16% है और दूसरे लिक्विड में जो मिल्क का परसेंट है वह 26% है। और इसको आप अगर किसी मिक्सचर में 5/12 और रेशियो 7/12 की अनुपात में अगर दोनों है तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो लास्टली यह 131/6 होगा और इसका जो फाइंडिंग होगा वह होगा 21.83%। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो इस तरह के सारे सवालों से हम आपको उसके फॉर्मूले से आपको बड़े ही ईजी वे में आपको अवगत कराएंगे। बढ़ेंगे हम सातवें प्रश्न की तरफ और जो सातवां प्रश्न है वह आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, क्लाइमेट से है। दोस्तों हम आपको बता दें कि मैंने प्रयास किया है कि आपके सारे प्रश्नों को अपने स्तर पर मैंने बाइलिंगुअल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और एक बात और मैं बता दूँ कि ये सारे प्रश्न समीचीन हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के साथ साथ जो आपकी एलटी की परीक्षा है उसके लिए भी समान रूप से लाभदायक है। तो जो एलटी के अभ्यर्थी हैं वो भी इससे बेनिफिटेड हो सकते हैं। बहरहाल इस प्रश्न को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। इनमें से कौन अफेक्टेड नहीं होता। दोस्तों जो चार ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हो, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से सारे अफेक्टेड होते हैं एक्सेप्ट ए। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भाग जो है वह मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से अफेक्टेड नहीं होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत में जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जो मिलन स्थल की बात जब भी आती है तो आपके जहन में एक पहाड़ी आनी चाहिए और वह पहाड़ी है नीलगिरी। पूर्वी घाट भारत दक्षिणी में और पूर्वी समुद्र के समंदर फैले हुए हैं, जबकि पश्चिमी घाट दक्षिणी भारत के पश्चिमी समुद्र के सहारे फैले हुए हैं और नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाटों को मिलाती हैं। तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, बस्तर जिले का बैलाडीला क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं कि बैलाडीला का नाम जब भी आता है आपके दिमाग में आयरन ओर आ जाना चाहिए। बैलाडीला, कुद्रेमुख, दंडकारण्य, जब भी ये सब नाम आएंगे आपके दिमाग में आयरन ओर निश्चित तौर पर आ जाएगा। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ और 10वां प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कह रहा है, 10वां प्रश्न, दोस्तों निम्न राज्यों में से किसमें रेलवे लाइन की सर्वाधिक लंबाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रेलवे लाइन। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली
महाराष्ट्र सही जवाब होगा। 11,053 किलोमीटर रेलवे लाइन प्रदर्शित हो रही है, दिख रही है, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सही जवाब है। महाराष्ट्र इज इन द फर्स्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर टोटली आप देखते हो तो यूपी ओवरऑल 15,000 मैक्सिमम लेंथ है यूपी की, उससे ज़्यादा, तो यूपी फर्स्ट होगा। लेकिन यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आप महाराष्ट्र के साथ जा सकते हो। अब अगला प्रश्न जो देखें 11th क्वेश्चन जो है वह एक बार पुनः ज्योग्राफी से है। एक बात मैं आपके जहन में डाल देना चाहता हूँ कि आप जब भी जीडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यद्यपि सीटों की संख्या को लेकर के थोड़ी सी वापों की स्थिति है, परीक्षा को कंडक्ट होने को लेकर के वापों की स्थिति है, लेकिन कमीशन जो कि संवैधानिक इकाई है, लिहाजा परीक्षा संपन्न होगी। आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलना होगा कि ये इसका जो पेपर का लेवल है वह निश्चित तौर पर अपग्रेडेड होता है, क्योंकि कमीशन इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है, लिहाजा आपके प्रिपरेशन का लेवल भी अपग्रेडेड होना चाहिए। प्रश्नों के स्तर को देख करके ही आप अपने प्रिपरेशन के लेवल का अनुमान लगा सकते हैं और उस हिसाब से जा सकते हैं और उस प्रिपरेशन को उस दिशा में आप मोड़ सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह हिंद महासागर का है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बिलोंग टू द इंडियन ओशियन? अब यहाँ पे 4 जो ऑप्शन है वे सारे आइलैंड्स के हैं, अलग अलग जो ओशियंस हैं उसके हैं। इसमें रेयूनियन, कोमोरोस, सेशेल्स, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, पलाउ, समोआ, टोंगा, सेंट हेलेना, ट्रिस्टान डे कुहा, जार्ड द्वीप की बात की गई है। दोस्तों हम आपको बता दें, इसमें जो ए ऑप्शन है वह हिंद महासागर के आइलैंड्स हैं, जबकि मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, समोआ, पलाउ, टोंगा, बी और सी ऑप्शन जो है वो पैसिफिक ओशियंस के हैं, जबकि सेंट हेलेना, ट्रिस्टान डे कुहा और जार्ड द्वीप जो है वह अटलांटिक ओशन के हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह जब यह प्रश्न आया होगा उसके हिसाब से उसके ऑप्शन हैं। इसकी जो वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हम आपको बता दें, यह प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में टेलीग्राम सेवा कब बंद कर दी गई थी? तो भारत में जो टेलीग्राम सेवा बंद की गई थी इस प्रश्न के अकॉर्डिंगली 15 जुलाई 2013 में, और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से किस बैंक की स्थापना कृषि और ग्रामीण बैंक के लिए 1982 में हुई थी? 1982 में। तो नाबार्ड इसका सही जवाब है। नाबार्ड से आप अवगत होंगे निश्चित तौर पर। 1982 आप देख सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द समूह में कौन सा सही नहीं है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अक्सर प्रस्तावना से प्रश्न आते रहे हैं, तो आपको जब भी परीक्षा की तैयारी करनी होगी, प्रस्तावना, संवैधानिक संशोधन, इन सारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद के प्रश्नों पर आपको नज़र डालनी ही होगी। तो यहाँ पे जो 14वां प्रश्न आप देख रहे हैं ये कह रहा है कौन सा सिस्टमेटिक वे में नहीं है। तो हम आपको बता दें जो इसमें प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वह सही नहीं है, और सी, बी, सी और डी सारे सही हैं। तो ए के साथ आप जा सकते हैं, यह सिस्टमेटिक नहीं है। प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात नहीं कही गई है। प्रभुत्व संपन्न, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करी गई है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप देखें, कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण अगर कहा जा रहा है तो क्या सही हो सकता है? तो देखिए कह रहा है, पहला ए कह रहा है कि भारतीय संविधान न्यायपालिका की श्रेष्ठता को मान्यता देती है। सही जवाब है, सही बात है कि भारतीय संविधान न्यायपालिका की श्रेष्ठता को मान्यता देती है। दूसरी जो आर है वह है कि मूल अधिकारों पर कौन सी सीमाएं औचित्यपूर्ण हैं उसका निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता है। यह दोनों बात सही है अपने स्तर पर, लेकिन आर
ए आर दोनों सही है, लेकिन आर एक सही व्याख्या करता है, मुझे सही प्रतीत नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आप बी के साथ मेरे हिसाब से जा सकते हैं। वैसे आप सारे लोग विज्ञ हैं और आप अपने स्तर पर भी आकलित करते चलें और उसको आप कमेंट में दे सकते हैं। बहरहाल हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह निश्चित तौर पर आपके लिए करंट अफेयर से है और उसकी वर्तमान समय में कोई भी उपयोगिता नहीं है। तो इस प्रश्न को डिस्कशन करने के बजाय हम आपको इसी संदर्भ में इसी तरह के पैटर्नों से एक नए प्रश्न से अवगत करा दे रहे हैं। यद्यपि अगर आपके जेहन में इसका जवाब की अगर आप अपेक्षा रखते हैं तो अमर्त्य सेन इसका सही जवाब होगा, लेकिन अगर वर्तमान समय में इस तरह का प्रश्न पूछता है तो आप अमेरिकी संसद द्वारा शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए किसी भारतीय को, इतिहास में पहली बार किस भारतीय को स्वर्ण पदक सम्मानित किया गया है, तो आप महात्मा गांधी का नाम ले सकते हैं। यह अभी रिसेंटली यह इंसिडेंट है। तो महात्मा गांधी अमेरिकी संसद द्वारा पहली बार इतिहास में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यह स्वर्ण पदक दिया गया है। तो यह एक जीके, यह एक करंट अफेयर्स आपके लिए बन सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी आप देखें तो वह भी उस समय का रहा होगा जब पद्म विभूषण दिया गया होगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले प्रश्न पत्रों के माध्यम से आप पैटर्नों से अवगत होते हो। यूपीएससी के दौरान भी हम लोगों ने पैटर्नों को आकलित किया था और ईश्वरीय कृपा से हमारे बहुत सारे प्रश्न जो है अक्षरशः मिले थे। और यहाँ पर भी हम प्रयास यही कर रहे हैं कि जो हमारे प्रैक्टिस सेट हो, जो हमारे टेस्ट सीरीज हो, जिससे कि हमारे बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट्स जीडीसी एलटी में मिल सके, और बाइलिंगुअल मैंने इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे देखें निम्नलिखित में से किसको 2014 में पद्म विभूषण सम्मानित करने की बात की गई है, उस हिसाब से जो यह प्रश्न था उसमें बीएस आयंगर यह सही जवाब हो सकता है, हुआ होगा। लेकिन अगर मान लो इस तरह का प्रश्न पूछता है 2021 में किस विदेशी प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि लोक मामले में शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मानित किया था। इस तरह के प्रश्नों को आप अपने जहन में रखिएगा, या मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने का प्रयास किया है। बहरहाल बढ़ते हुए हम आ गए हैं एक बार पुनः ऐतिहासिक प्रश्नों के तरफ, और यहाँ पर आप देखें कि दे रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन संतों के प्रारंभ के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। और यहाँ पे जो आपको 4 संतों के नाम दिए हुए हैं, इसमें हर्ष, बाणभट्ट, शूद्रक और भोज की बात करी गई है, और आपको बताना है कि इनका कार्यकाल या इनका समय कब था। दोस्तों इसमें जो आप शूद्रक को देख रहे हैं, जो इनकी जो समय है, इनका जो प्रारंभिक इतिहास है, ये इस कवि का वह जो है सबसे पहला है शूद्रक हैं, बाणभट्ट है। आप इनको देखेंगे तो पाएंगे कि इनका जो कार्यकाल है उनको अलग अलग समय से आप आकलित कर सकते हैं। इसमें शूद्रक गुप्त काल के हैं, जबकि आप बाणभट्ट को देख रहे हैं। बाणभट्ट की जो भी रचनाएं हैं उनमें आप पाएंगे हर्षचरित, इनकी जो रचना है वह 7वीं सदी की है, जबकि भोज की रचना राजमार्तंड जो कि 8वीं से 12वीं सदी की है। जबकि जो पहला ऑप्शन हर्ष है, श्री हर्ष नैस धचरित्र जो कि 1075 ईस्वी के आसपास की रचना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हुआ 3, 2, 4, 1, यानी कि बी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह मैथमेटिक्स का है, और इसमें जो बहुपद x³ - 1 की बात करी गई है। दोस्तों या कॉमन फैक्टर्स के माध्यम से इसको हम आकलित कर सकते हैं, और इसका सही जवाब बी होगा x² + x + 1। इसको आप हमारे उस सॉल्व में देख लीजिएगा, डिटेल जो है उसमें वर्णित रहेगा। जबकि अगला प्रश्न है, आप यहाँ देखें वृत्त की बात की गई है, और इसमें आप इसका जो सही जवाब आप देखते हैं उसमें
आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 272 सेंटीमीटर इसका सही जवाब आएगा। और इसके जो मेथड्स हैं मैं यहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर एक बार पुनः मैथमेटिक्स से ही है और यह जो है पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नॉन विद द हेल्प ऑफ पाइलॉन। और जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं उसको देखना होता है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मीडियन के साथ आप जा सकते हैं, मध्यांक इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है साइंस से है, जनरल साइंस से। निकट की वस्तुओं को स्पष्ट ना देख सकने के दोष को निम्न में से किस लेंस के उपयोग से ठीक किया जा सकता है। कन्वेक्स लेंस इसका सही जवाब हुआ दोस्तों। कन्वेक्स लेंस के माध्यम से आप इसको सही कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जबकि यहाँ अगला प्रश्न पूछ रहा है उस समय के हिसाब से, और उसके हिसाब से कह रहा है कि मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अति सूक्ष्म प्रकाश उत्सर्जन करने वाला क्रिस्टल को विकसित किया था जिसमें बने टेलीविज़न इतने पतले होंगे कि उन्हें मोड़कर पॉकेट में भी रखा जा सकता है। उस समय किस क्रिस्टल का क्या नाम है? तो इसमें आप क्वांटम जो रेंज है, क्वांटम रेंज के साथ आप जा सकते हैं। क्वांटम रेंज इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ आप बढ़ेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नांकित में किसको पेट्रोल के साथ मिश्रित करके ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल को आप सही आंसर मान सकते हैं। जबकि हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह यूरोपीय दुर्घटना की बात की गई है, 2013 की बात कर रहा है। तो इसको आप उस समय के हिसाब से जो सही जवाब था वह स्पेन था। लेकिन यहाँ पर जब बात की जा रही है वर्तमान समय की, इस प्रश्न का कोई रिलेवेंट नहीं है। तो अगर मान लो आपको एक प्रश्न अगर यूरोप से पूछ रहा है तो IMF का नया मेंबर कौन बना? एंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 119 मेंबर बना है, उसको IMF का नया मेंबर आप मान सकते हैं। और एंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री भी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम पावर हाउसेज टू हाई पोटेंशियल्स की बात की जा रही है। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बी, इट हैज़ लेस लॉस इन करेंट। आप बी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न जो है ब्राज़ील के रोबोटो एजोड ने सितंबर 2013 में महानिदेशक का भार संभाला। दोस्तों यह प्रश्न आज की डेट में कोई इसकी रिलेवेंटिटी नहीं है, इसकी कोई भी समीचीनता नहीं है। लिहाजा इस तरह का अगर प्रश्न पूछता है तो मैं आपको एक प्रश्न नया बता दे रहा हूँ संदर्भ में कि विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है न्योजी ओकोंजो-इवेला, नाइजीरिया के अर्थशास्त्री हैं। इनके साथ इनको आप याद रखिएगा। WTO इसका सही जवाब हुआ। इस प्रश्न का भी जवाब विश्व व्यापार संगठन BSC है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं आज के डेट में। तो अगर आता है आपके जहन में तो विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी महानिदेशक के रूप में ग्रहण किया है न्योजी ओकोंजो-इवेला। आगे हम बहुत सारी चीज़ों से अवगत होते रहेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखें पूछ रहा है साबुन की फिल्म में से सूर्य के प्रकाश में चमकीले रंग दिखाई पड़ते हैं जिसका कारण है ब्राइट कलर्स अपीयर इन द सोप फिल्म इन द सनलाइट ड्यू टू। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा सी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप देखें 29वां प्रश्न और 29वां प्रश्न जो है वह कह रहा है कि वो जनवरी 2014 में दक्षिणी एशिया साहित्य का चौथा DSC पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो उस समय के इस पुरस्कार से आपको कुछ लेना देना नहीं है, उस समय साइरस मिस्त्री को मिला था। लेकिन अगर यह प्रश्न वर्तमान संदर्भ में पूछा जाता है तो झुम्पा लाहिड़ी, जिनको 2020 में इंडियन ओरिजिन है लेकिन यह इंग्लैंड और वर्तमान में तो अमेरिका की नेशनलिटी उन्होंने लिया है, उनको झुम्पा लाहिड़ी को DSC पब्लिक पुरस्कार मिला फॉर द बुक
ऑफ द लोलैंड इन 2020 फॉर लिटरेचर। तो इसके साथ आप जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और अगला और लास्ट प्रश्न है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से है और इसमें आर्टिकल्स के बारे में दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि चारों आर्टिकल जो दिए गए हैं इसमें 136, 143, 141 ये सारे सही हैं, जबकि यहाँ कह रहा है कि उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 146 में। तो यह सही नहीं है, यहाँ पर उच्च न्यायालय नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय की बात की जा रही है और यह राष्ट्रपति द्वारा नहीं करके बल्कि मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की जाती है। तो यह आप 146 यहाँ पर सही नहीं है, तो उसके साथ जा सकते हैं, आप पैटर्न से अवगत हो सकते हैं। इन फ्यूचर मैं और भी प्रैक्टिस सेट और अगले एक प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।